अध्याय 5 चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल। जब लोग बगावत करते हैं 1857 और उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो अब जो बगावत है वो आगे बढ़ती है। मैं एक बार आपको वहां ले जाना चाहूंगा जो मेन की पॉइंट्स थे। मेरठ से एक्चुअल स्पार्क शुरू हुआ था। यहां से सिपाही आ गए थे दिल्ली में आके, जैसे बरेली के भी आ गए थे और दिल्ली के तो खैर साथ में हो ही लिए थे इनके। बहादुर शाह जफर को इन्होंने मना लिया था कि भाई आप हमारे नेता बन जाइए। लखनऊ में क्योंकि अवध ले लिया गया था, वहां से चिंगारी भड़की थी। कानपुर में पेशवा, झांसी में लक्ष्मीबाई और फैजाबाद में मौलवी साहब, अभी इनका नाम आएगा। तो हुआ ये कि रेजिमेंट के बाद रेजिमेंट मेरठ से शुरू हुआ था, दिल्ली ज्वाइन हो गया। फिर आगे जितनी भी रेजिमेंट थी वो सारी रेजिमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आती थी, वो सारे के सारे लोग अपना आगे बढ़े और कहां जाने लगे, जो नोडल पॉइंट्स है। जो नोडल पॉइंट्स क्या है, जो मैंने आपको दिखाए, ये जो नोडल पॉइंट्स हो गए, यानी कि केंद्र बिंदु, जो बगावत के केंद्र बिंदु थे। उसमें दिल्ली आता है, उसमें कानपुर आता है, उसमें लखनऊ आता है। ओके, इसके अलावा जितने भी लोग थे, चाहे वो गांव के हो या विलेज के हो, यानी कि गांव हो, विलेज हो, या फिर शहर भी मान लीजिए आप, तो आप टाउन कह लीजिए या विलेज कह लीजिए, जहां जहां के लोग थे वो सब के सब इस बगावत में उन्होंने साथ दिया। वो उठ खड़े हुए। वो किसके पीछे थे ये लोग? ये जैसे लोकल नेता होते हैं, लोकल लीडर कह सकते हैं हम उनको, या जमींदार लोग जो थे, या जो सरदार लोग थे, चीफ, उन सब के पीछे। ओके, अब आइए यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये नाना साहेब जो पेशवा है, वो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। और ये जो जगह है बिठूर, एक जगह है कानपुर में, एक पास में जगह है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जबरदस्त जो है सेना या कहें आर्म फोर्स बनाई। और उसके बाद इन्होंने जो ब्रिटिश लोग हैं उनको उनके गैरिसन से, उनके कंटोनमेंट से बाहर निकाल दिया। और अपने आप इन्होंने कहा कि मैं अब पेशवा हो गया हूं। खुद ही इन्होंने कहा कि मैं पेशवा हो गया हूं। और अपने आप को एक और चीज कही इन्होंने, यही साहब ने, कि भाई अब मैं गवर्नर हो गया हूं। क्या हो गया हूं? आई एम द गवर्नर। किसका गवर्नर? बहादुर शाह जफर के अंडर में मैं इस इलाके का गवर्नर हो गया हूं। लखनऊ में क्या हुआ? लखनऊ में ये साहब देखेंगे, ये जो साहब है इनका नाम है बिरजिस कद्र। क्या नाम है? बिरजिस कद्र। अब ये किसके बेटे थे? जो वाजिद अली शाह है, अभी मैं उनका चित्र दिखा देता हूं आपको। ये जो वाजिद अली शाह साहब है ना, इनको गद्दी से हटा दिया गया था, उनके पुत्र हैं ये बिरजिस कद्र। तो ये साहब जो है बिरजिस कद्र, जो उनके बेटे हुए, ये इसके अलावा इन्होंने अपने आप को कहा कि भाई मैं तो नवाब बन गया। इन्होंने नवाब प्रोक्लेम कर दिया अपने आप को। और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि वो हमारे बहादुर शाह जफर हमारे नेता हो गए, लीडर हो गए। इसके अलावा इनकी जो मम्मी है, यानी वाजिद अली शाह की पत्नी, और बिरजिस कद्र की जो मम्मी है, इनकी मदर बेगम हजरत महल, इन्होंने भी बहुत ही एक्टिव रोल अदा किया इस अपराइजिंग में, इस मैसिव अपहेवल में, या कहें इस रेबेलियन या बगावत में। इसके अलावा हम ये तो जानते ही हैं कि रानी झांसी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी जो रेबल सिपाहीज हैं जो बगावत कर रहे थे उनको ज्वाइन किया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई ने साथ लिया तात्या टोपे साहब का। ये जो तात्या टोपे साहब थे, ये कौन थे? ये इनके जनरल थे, इनके जनरल थे, सेनापति कह लीजिए। तो उनके सेनापति तात्या टोपे, उनका साथ इन्होंने लिया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। और फिर इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट की या लड़ाई की। अच्छा, अब हो क्या गया था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत कम हो गए थे, क्योंकि सबके सब लोग खड़े हो गए ना। जैसे रिबेलियन आई, सबके सब खड़े हो गए, और इसीलिए ब्रिटिशर्स जो है वो हर जगह हार रहे थे, एक के बाद एक ये लड़ाई हार रहे थे, राइट। अब एक चीज और मैं बताऊं आपको कि पर्टिकुलरली मैं अवध की एक सिचुएशन बताता हूं कि ऐसा हुआ कि वहां पर एक साहब हुए लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर। इन्होंने बाकायदा लेटर लिखा कि भाई हम इतने कम हो गए हैं, हम लोग फाइट कर करके थक गए हैं, लड़ाई कर करके थक गए हैं, और यहां तक कि जो गांव वाले वो हमारे अगेंस्ट हो ही गए हैं। जो हमारे लोग थे या जमींदार जो लोग थे, जिनके जरिए हम लगान वगैरह, टैक्स वगैरह वसूल किया करते थे,
वो भी हमारे अगेंस्ट हो गए। अच्छा, इसी दरमियान क्या होता है, जब भी कोई आंदोलन होता है, कोई भी आंदोलन देखिए आप, सीएए एनआरसी का हुआ, चाहे किसान आंदोलन चल रहा है, जितने भी आंदोलन चलते हैं उसमें कोई ना कोई, जैसे आप देखिए जो अरविंद केजरीवाल है, सीएम जो है हमारे दिल्ली के फिलहाल के, अरविंद केजरीवाल भी एक आंदोलन से निकल के आए थे जिसको अन्ना आंदोलन कहा जाता है। तो हर आंदोलन में कुछ ना कुछ नेता निकल के आते हैं। इसी तरीके से ये जो 1857 की बगावत हुई थी, यहां पर आप देखिएगा ये इनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्या नाम है इनका? नाम है मौलवी अहमदुल्ला शाह। और ये जो है ये फैजाबाद के थे। फैजाबाद जो इलाका है यो आप समझ लीजिए अयोध्या के पास का है या लखनऊ के करीब ही है। तो ये जो फैजाबाद के मौलवी साहब थे, इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये ब्रिटिशर्स का राज बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, और इन्होंने भी अपने जितने भी अनुयायी थे या सपोर्टर्स थे उनको जमा किया, और फिर आके ये लखनऊ आए और वहां पर ब्रिटिशर्स से इन्होंने फाइट की। कौन साहब हो गए ये? इनका नाम आपको फैजाबाद से याद आना चाहिए। इनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला शाह। यहां तक हो गया। अब आ गई ये साहब देखिएगा, इनका नाम है बख्त खान। ये थे बरेली के सोल्जर। ठीक है, कहां के थे? बरेली के ये सिपाही हुए, और ये जब दिल्ली आए इन्होंने जबरदस्त लड़ी, और ये बहुत बड़े नेता बनके, बहुत बड़े मिलिट्री नेता बनके ये उभरे, ये बख्त खान साहब। ओके, इसके अलावा यहां पर आइए, इनका नाम देखिए, ये जो साहब है इनका नाम है कुंवर सिंह। क्या नाम है? कुंवर सिंह। अच्छा, ये पहले खुद जमींदार थे, ये साहब खुद जमींदार थे, और ये बिहार को बिलोंग करते थे। कहां? बिहार को। तो ये पहले के जमींदार थे कुंवर सिंह साहब। ये भी आए और इन्होंने भी जो सिपाही है उनके साथ जमा किया, और उसके साथ ब्रिटिशर्स के साथ महीनों तक लड़ाई की। तो 3 नाम याद रखने आपको, मौलवी अहमदुल्ला शाह, बख्त खान, और यहां पर वीर कुंवर सिंह। अब देखिएगा इसमें ये सब मुस्लिम आ रहे हैं, ये मुस्लिम है, बिरजिस कद्र हो गए, और उसके बाद आपका नाम जो मेन तो आपके बहादुर शाह जफर ही है। तो अंग्रेजों ने क्या किया ये भी बताऊंगा इन सबके साथ, या इनके आगे के लिए क्या किया। अब देखिए होता ये है कि विद्रोह तो हो गया, ये ब्रिटिश फोर्सेस देख रहे हैं, अब ये अटैक कर रही है किन लोगों को? ये उन लोगों कर रही है जो रेबल्स हैं। रेबल्स मतलब जो बगावत कर रहे हैं, और उन्होंने रेड फोर्ट भी ले रखा था जो बगावत कर रहे थे। ये आप देखेंगे तो ये सलीमगढ़ फोर्ट भी ले रखा था, ये भी किला ले रखा था, लेकिन अब अंग्रेज आ गए थे और वो इनको किसी न किसी तरीके से दबाना चाहते थे। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई ऐसा है, ये जो रिवोल्ट है इसको बिल्कुल दबाना पड़ेगा, और पूरी जोर से, पूरी ताकत लगा के इनको दबाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, कंपनी ने, इसको कहते हैं कंपनी फाइट बैक। अब ये विद्रोह को दबाया जा रहा है। इन्होंने क्या किया, रीइंफोर्समेंट का मतलब यह है, इंग्लैंड से इन्होंने वो मंगाई, मतलब सेना मंगाई, और जिसे कहते हैं ना रसद और कुमक, ये सारी चीजें मंगाई, ताकि ये इस 1857 के रिवोल्ट को दबाया जा सके, क्योंकि यहां पर तो ब्रिटिशर्स कम पड़ गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने फटाफट नए लॉ पास किए, ताकि जितने भी लोग हैं जो इस रिवोल्ट में शामिल हैं इनको पकड़ा जा सके, और जैसे ही पकड़ा जा सके इनको फटाफट ये नए कानून के जरिए इनको सजा दी जा सके। दिल्ली को, सबसे बड़ी बात है, दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप था। दिल्ली को दोबारा इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, और कब लिया देखिएगा, सितंबर 1857 में दिल्ली कब्जे में ले लिया। और जो आखिरी मुगल सम्राट रहे, ये साहब जो रहे, इनका नाम क्या है? बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये जो लास्ट रहे, इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, क्योंकि कानून तो इन्होंने फटाफट बना लिया था, और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी इसे कहते हैं आजीवन कारावास, इसकी सजा दे दी गई। फिर इन्होंने क्या किया, ये जो बेगम जीनत महल है और बहादुर शाह जफर, ये दोनों पति पत्नी है, तो इनको और इनकी पत्नी को भेज दिया गया बर्मा के रंगून में भेज दिया गया। और कब भेजा गया? अक्टूबर 1858 की बात है। और 4 साल बाद, मतलब 1862 में आखिरी सांस बहादुर शाह जफर ने रंगून की जेल में ली। ओके, अब बात यह है कि इतनी आसानी से ये रिवोल्ट ये दबाया नहीं पाए। अभी भी कई लोग इनके अगेंस्ट लड़ रहे थे। किसके? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े जा रहे थे। राइट, अब देखिएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जो लखनऊ है, लखनऊ को लिया गया
अंग्रेजों ने वापस लिया मार्च 1858 में, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई को, ये जो आप देख रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनको पकड़ लिया गया। बेसिकली पहले तो इनको हराया गया और उसके बाद जून 1858 में इनको मार दिया गया। अब तात्या टोपे जो है वो जंगल भाग गए। उसके बाद क्या हुआ कि ये वहां के आदिवासी हो गए या जंगल के लोगों के साथ ये गोरिल्ला वॉर, जिसे हम कहते हैं छापामार युद्ध, मतलब फॉर्मल युद्ध नहीं होता है, बस कहीं से निकल के आना और बस अटैक कर देना। तो ये गोरिल्ला वॉर लड़ते रहे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इनको कैप्चर किया गया, इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और फाइनली अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को भी मार दिया गया। ओके। लेकिन ब्रिटिश दोनों तरीके का काम कर रहे थे। एक तो लोगों को पकड़ पकड़ के कानून के तहत या तो आजीवन कारावास दे रहे थे, मोस्टली लोगों को उन्होंने मार दिया, फांसी लगा दी। लेकिन ये भी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से लोगों की लॉयल्टी वापस करें, लोगों पे अपना विश्वास जगाए। विश्वास कैसे जगाए? इन्होंने ये कहा कि अगर कोई लैंड होल्डर है, यानी कोई जमीन जिसके पास है, उनको अपनी जमीन दोबारा दे दी जाएगी, यानी मतलब जमीन का राइट दोबारा दे दिया जाएगा अगर वो ब्रिटिशर्स के पास आते हैं और अपने आप को ब्रिटिशर्स के जिसे कहते हैं ना सबमिट कर देते हैं अपने आप को, यानी आत्मसमर्पण कर देते हैं। बस एक चीज होनी चाहिए कि इन्होंने किसी वाइट को, किसी गोरे को ना मारा हो, किसी गोरे को ना मारा हो। अच्छा, एक चीज इसमें दिखाया गया है, रीइंफोर्समेंट जो है, जो यानी कितनी सारी चीजें ये लोग मंगा रहे थे। ये है ब्रिटिश फोर्सेस। शुरुआत में मुश्किल हुआ इनको किस तरीके से भेदे दिल्ली को, लेकिन 3 सितंबर 1857 में जैसी रीइंफोर्समेंट आई, यानी कि और सिपाही आ गए और इनके पास असलाहा, बारूद, गन, एम्यूनिशन आ गया, तो एक 7 मील लंबा, यहाँ पर देखिएगा इनके पास पूरा सामान वामान है और यहाँ पर ये पूरा भरा हुआ, इसमें हाथी है, 7 मील लंबा हाथी का एक कारवां है और वहां पर इसके पास कैनन है, एम्यूनिशन है, ये सारी चीजें, यानी कि अच्छी खासी इन्होंने रीइंफोर्समेंट मंगा ली थी ताकि ये फाइट कर सके इस रिबेलियन से। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई जो भी आदमी है उसको हम जमीन वापस कर देंगे लैंडलॉर्ड्स को, बस ये वाइट को ना मारा हो और हम आके हमको ये कह दे कि भाई हम आत्मसमर्पण करते हैं, ठीक है, इनके जो लैंड है, जमीन हम दे देंगे। ये ब्रिटिशर्स ने किया। लेकिन फिर भी बहुत सैकड़ों की तादाद में सिपाही, जो रेबल थे, विद्रोही, नवाब हो गए, राजा हो गए, इन सबको ट्राई किया गया, यानी कि इनको कानून के तहत इन्होंने सजा दी। और सजा कैसे दी? फांसी की, हैंग्ड। यहां पर आप जो चित्र देख रहे हैं, ये कश्मीरी गेट को उड़ाने का एक तस्वीर है ताकि वो अंदर जा सके दिल्ली। ये अंग्रेजों ने इसको उड़ाया इस तरीके से, मान लीजिए। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं नेक्स्ट वाले में, तो यहां पर भी एक बड़ा चित्र है। वो जो चित्र बोलता है कि ये ब्रिटिश फोर्सेस ने ये दोबारा कैप्चर कर लिया, कानपुर का इलाका दिखा रहे हैं। अब जो सवाल उठता है कि भाई चलिए, ये तो 1857 का विद्रोह हुआ और उसके बाद फिर आफ्टरमाथ क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि 1859, मतलब पूरे 2 साल लगे इनको, पूरे 2 साल लगे इस विद्रोह को, इस बगावत को दबाने में। लेकिन अब ये हो गया कि अब जो इनकी पहले की पॉलिसीज चल रही थी उसके हिसाब से तो ये हिंदुस्तान को, इंडिया को, इंडियन लोगों को गवर्न नहीं कर सकते थे, उन पे शासन प्रशासन नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ कि 1857 एक बहुत बड़ा समय, एक बहुत बड़ा ईयर साबित हुआ और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज में चेंज किया। पहली चीज ये की कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, अब मैं यूके की बात कर रहा हूं, ये सब यूके में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, वहां पर उन्होंने क्या किया कि एक नया एक्ट पास किया 1858 में। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मैंने कहा था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रेजेंस है, उसकी जो जमीन है वो हिल गई थी 1857 के कारण। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी जो पावर है वो दे दी गई, वो ले ली गई एक तरीके से, और वो चली गई ब्रिटिश क्राउन के पास। ब्रिटिश क्राउन कौन हो गए? जो वहां के राजा या रानी हुए। ओके, ये कहा गया कि भाई अब जो हिंदुस्तान है, इंडिया का प्रॉपर मैनेजमेंट, इसका सही तरीके से शासन प्रशासन जो है इंडियन अफेयर्स का, वो हमें करना पड़ेगा, यानी कि ब्रिटेन खुद करेगा। तो हुआ ये कि इनका जो कैबिनेट था, जैसे हमारे यहाँ मंत्रिमंडल होता है ना,
तो ये जो मंत्रिमंडल है, ब्रिटिश कैबिनेट कह देते हैं उसको, इसमें एक बंदे को लिया गया और इनको बना दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS कर देता हूं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया। कहां का? हिंदुस्तान का। अभी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब है, ये रिस्पॉन्सिबल हो गया सारा जो इंडियन मैटर होगा, जो भी चीज हिंदुस्तान में चल रही होगी, या फिर कहें शासन का सारा दारोमदार इन साहब के ऊपर आ गया। और इनको दे दी गई पदवी वायसराय की। किसकी? वायसराय। ध्यान रखिए, गवर्नर जनरल जो थे वही वायसराय बने, लेकिन गवर्नर जनरल की पदवी खत्म नहीं हुई, इनको अलग से दे दिया गया वायसराय। वायसराय का मतलब ये होता है कि ये जो ब्रिटिश क्राउन है, राजा या रानी का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हो गया ये हिंदुस्तान में। मतलब अब ये इनको रिपोर्ट करेंगे और ये डायरेक्टली एक तरीके से रूल कर रहे हैं हिंदुस्तान में, कंपनी नहीं कर रही है। ओके, बस हुआ ये कि टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले ली कि अब हमें खुद ही देखना पड़ेगा हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, ताकि 1857 वगैरह दोबारा ना हो पाए। इसके अलावा जितने भी एक और चीज की गई, जितने भी चीफ थे, जितने भी सरदार थे, उनको कहा गया कि भाई आपकी जो टेरिटरी है, जितने भी सरदार शासक हैं, उनको कहा गया हम आपकी टेरिटरी दोबारा नहीं लेंगे, मतलब इस पे हम अटैक नहीं करेंगे। और आपका बेटा या फिर आपका दत्तक पुत्र, आपने किसी अडॉप्टेड सन को लिया हो, आपका सन हो या अडॉप्टेड सन हो, कोई भी हो, आप उनको अपना उत्तराधिकारी मान सकते हैं कि भाई उसको अपना राजा या प्रशासक बना सकते हैं। बस आपको करना क्या पड़ेगा कि जो ब्रिटिश क्राउन है, इनको अपना ये कहें कि सॉवरेन पैरामाउंट मानना पड़ेगा, आपको सर्वोच्च नेता आपको मानना पड़ेगा कि भाई आपके ब्रिटिश यानी यूके में जो बैठता है वो आपका सर्वोच्च नेता हो गया, या सर्वोच्च जो भी आप उनको टॉप लीडर मान ले। इसके अलावा एक और काम किया इन्होंने कि हिंदुस्तानी सोल्जर सिपाहीज बहुत ज्यादा थे, इसी कारण से इनको लगा कि रिवोल्ट जो हुआ है इनके कारण हुआ है, तो इन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तानी इंडियन सिपाहीज है इसको कम किया जाएगा और जो यूरोपियन सोल्जर्स है इनको बढ़ाया जाएगा, इनके नंबर्स बढ़ाए जाएंगे। जैसे 1:3 रेशियो रखा जाएगा, अगर एक इंडियन सोल्जर पे कम से कम 2 से 3 ये होने चाहिए। क्या कौन होने चाहिए? या तो स्कॉटिश या ये अपने इंग्लिश सोल्जर होने चाहिए। दूसरी चीज ये देखिए कि क्योंकि अवध, बिहार, जो सेंट्रल इंडिया है, मध्य भारत और कई पोर्शन है साउथ इंडिया के, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था इस रिबेलियन में, तो उन्होंने कहा इनको जरा भर्ती इनकी कम की जाए और जो गोरखास है, सिख है और पठान्स है, इनकी भर्ती की जाए। किसमें? आपके एज अ सिपाही। चौथी चीज इन्होंने क्या की कि मैंने आपको बताया था, चाहे आप बख्त खान ले लें, चाहे मौलवी साहब ले लें, बहादुर शाह जफर ले लें, तो इस 1857 अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा रोल था मुस्लिम्स का। मुस्लिमों ने इनके खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। अब ये इनको समझ में आ गया था कि ये जो इनको ये लगता था कि सारा का सारा जो रिबेलियन है ये मुस्लिमों ने ही लिया है, तो क्या गया, लैंड और प्रॉपर्टी इन मुस्लिमों की ले ली गई, सारे मुस्लिम्स की जितनी थी, और इनको सस्पिशन और हॉस्टिलिटी, मतलब बहुत ही गलत तरीके से, गलत निगाह से ये मान के चले कि यार ये गड़बड़ है। सस्पिशन का मतलब ये होता है कि ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, इस तरीके से इनको देखे जाने लगा और बहुत हीन भावना से देखा जाने लगा। और उसके बाद आज जो मुसलमानों की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, उनकी हालत वैसी ही है, आज भी उनको सस्पिशन और हॉस्टिलिटी से ही देखा जाता है। तो उनको ये भी करना पड़ा, एक और चीज बताता हूं आपको, उनको ये भी करना पड़ा कि जो हमारे हिंदुस्तान के रिलीजियस बिलीफ है, जो धार्मिक हमारी सोच है, या हमारे जो रीति रिवाज है, सोशल प्रैक्टिसेस, इनको भी बहुत रिस्पेक्ट किया जाएगा, ये भी इन्होंने कहा। ओके। दूसरी चीज तो मैंने आपको बता दी कि जो भी लैंडलॉर्ड्स थे या जमींदार थे, उनको ऐसे कानून बनाए गए कि इनके लैंड की सिक्योरिटी मिल जाएगी, इनकी जमीन की सिक्योरिटी मिल जाएगी कि भाई आपकी जमीन हम नहीं लेंगे। ओके। बेसिकली क्या हुआ कि 1857 के बाद एक नए हिस्ट्री की शुरुआत हुई, और फिर आपको पता है 1947 में क्या हुआ जब आज़ादी मिली, तो कुछ तकरीबन 90-100 साल बाद भी कई चीजें हुई, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बात हुई आपके इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।